अब हम यहाँ पर देखते हैं सामाजिक आंदोलन तथा राजनीतिक आंदोलन। सामाजिक परिवेश में अक्सर सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन को एक ही रूप में समझ लिया जाता है। यह अलग बात है कि अलौकिक सत्ता की बात होती है या व्यक्तिगत आराधना तक की बात होती है तो वह सामाजिक में सिमटा रहता है। लेकिन वहीं अगर सामूहिक रूप से कोई सामाजिक कार्रवाई को राजनीतिक आंदोलन से जोड़ा जाता है तो वह सामाजिक आंदोलन से आगे चला जाता है। समझने वाली बात यह है कि वही आंदोलन जब सार्वजनिक जीवन को प्रभावित करते हुए सामाजिक संबंध के क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वह राजनीतिक आंदोलन का लक्षण धारण करने लगता है। आप इसे इस रूप में भी समझ सकते हैं कि कोई समुदाय अपनी संस्कृति के लिए बचाने के लिए, उसकी उन्नति के लिए सामूहिक रूप से संघर्ष करता है तो वह एक सामाजिक आंदोलन होता है। वहीं यदि उस अधिकार रक्षण के संघर्ष के दौरान यदि वह सत्ता को चुनौती देता है, क्योंकि वह भी एक तरह से वह समुदाय अपनी ऊंची परिस्थिति की मांग करता है, ऊंची अधिकारों की मांग करता है, अपनी भूमिका के साथ साथ अपने अधिकार की मांग करता है, तो वहां पर वह एक तरह से प्रभुत्व भी जो जमाए रहते हैं उनसे प्रतिस्पर्धा करता है। एक उदाहरण पिछड़ी जाति आंदोलन का रूप में भी इसे देख सकते हैं। पिछड़ी जाति आंदोलन, तो उन्होंने पिछड़ी जाति के रूप में अपने आप को माना, वहीं अपने अधिकार के लिए संघर्ष का भी स्वरूप अख्तियार किया और यहाँ पर वह जब राजनीतिक स्वरूप लेने लगता है तो उसका परिणाम भी राजनीतिक होने लगता है। तो सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन यहाँ पर जुड़ा हुआ कैसे प्रतीत होता है। एक विद्वान है रुडोल्फ हेवरली, उन्होंने कहा है कि सभी आंदोलनों के परिणाम राजनीतिक ही होता है। सभी आंदोलनों के परिणाम राजनीतिक ही होता है यदि उनके सदस्य राजनीतिक सत्ता हेतु संघर्ष न करें तो भी। कहने का तात्पर्य है आप सामाजिक आंदोलन करते हैं और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना आपका उद्देश्य नहीं है, लेकिन फिर भी राजनीति का दायरा इतना व्यापक है कि वह भी आपका संघर्ष राजनीतिक आंदोलन का रूप ले लेता है। लेकिन आंद्रे गुंडर फ्रांक और मार्टा फुंटेस जैसे विद्वान सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन के बीच भेद करते हैं। वे सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन को एक नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि पूर्ववर्ती राज्य सत्ता हेतु संघर्ष नहीं करता है। सामाजिक आंदोलन राज सत्ता के बजाय स्वतंत्रता के लिए प्रयास करते हैं। वे सामाजिक आंदोलन जो होते हैं वे राज्य सत्ता की प्राप्ति नहीं चाहते हैं, बल्कि वे स्वतंत्रता चाहते हैं। और सामाजिक और राजनीतिक सत्ता के बीच अंतर है और राजनीतिक सत्ता सिर्फ राज्य में स्थित होती है। राज्य में वही सामाजिक आंदोलन का उद्देश्य राजनीतिक क्रांति नहीं होती है, बल्कि सामाजिक बदलाव होता है। और जो उसमें सम्मिलित होते हैं वह जनसमूह न्याय पाने के लिए, अपनी भावना व्यक्त करने के लिए, अपने उद्देश्य प्राप्ति करने के लिए संगठित हो जाते हैं। समाज और राज्य जिस प्रकार एक नहीं है, उसी प्रकार हम सामाजिक और राजनीतिक सत्ता को भी एक समान नहीं मान सकते। और वहीं समकालीन वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें तो सामाजिक सत्ता और राजनीतिक सत्ता के बीच अंतर करना वास्तविकता को छिपाना और राजनीतिक प्रक्रियाओं की जटिलता को अनदेखा करना ही है। क्योंकि ऐसा इसलिए कि राजनीति सिर्फ राजनीतिक दलों में ही अवस्थित होती है, ऐसी बात नहीं होती है। राजनीति राजनीतिक दलों से ज्यादा भी होती है, शासन व्यवस्था से इतर भी होता है। न्याय अथवा अन्याय के भावों से संबंध मुद्दों को लेकर चलने वाले आंदोलन के राजनीतिक परिणाम होते हैं। सामाजिक परिवर्तन लाने पर वे आधिपत्य स्थापित करते हैं।
ऐसा कई बार सामाजिक परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे, जायदाद के संबंध, सत्ता संबंधों पर सवाल या किसी विरोधियों की विरुद्ध पहचान का संघर्ष, इन सबों में राजनीतिक सत्ता हत्या लेना, उस पर प्रभाव डालना शामिल होता है। वहीं आप यह भी समझिए कि राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना इन गतिविधियों की तत्कालिक कार्यसूची में नहीं हो सकती है। यही कारण रहे कि सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलन के बीच अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। सामाजिक आंदोलन उत्पाद उपद्रव के साथ शुरुआत होती है, और अगर हम राजनीतिक आंदोलन की बात करें तो यद्यपि कि इसकी शुरुआत भी उसी तरह होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वह एक योजना बनाकर ही किया जाए, लेकिन उसका परिणाम राजनीतिक रूप से देखा जाता है, राजनीतिक आंदोलन के रूप में। आप इसका एक उदाहरण, आप जैसा कि आपको बताया कि 1975 का आपातकाल देखते हैं, और 1974 में छात्र आंदोलन हुई थी, बिहार का छात्र आंदोलन, और यह पूरे देश में फैला। और बिहार के छात्र आंदोलन की बात करें तो इसकी शुरुआत, छात्र आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले गुजरात से हुई थी। और गुजरात में एक इंजीनियरिंग कॉलेज था, एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज, लाला भाई दलपत भाई इंजीनियरिंग कॉलेज। और उस समय थोड़ी महंगाई थी, और मेस में भी वृद्धि कर दी गई थी पैसों की, और वहां जो है मेस की फीस में अचानक 20% का इजाफा कर दिया गया था, जिससे छात्र उसका विरोध कर रहे थे, और छात्र आक्रोशित हो गए थे। छात्र इतना आक्रोशित हो गए थे एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज में महंगाई के खिलाफ, मेस की कीमत बढ़ा देने के खिलाफ, कि पूरा विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, और पूरा विरोध प्रदर्शन होने लगा। और उसके बाद 13 दिन के बाद वहीं फिर गुजरात यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन हो गया। पहले कॉलेज में हुआ था मेस में, फिर यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन हो गया शुरू, और वहां पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हो गई। और उसके बाद कुछ छात्र आमरण अनशन पर बैठ गए, और वहां के बाद ये अन्य शिक्षण संस्थानों में फैल गया, और वहां भी यह चीज होने लगा, और यह क्रमशः बड़ा रूप लेते जाने लगा। उसमें टीचर शामिल हो गए, और टीचर के साथ साथ वकील भी शामिल हो गए। और नव निर्माण युवक समिति, उसका उन्होंने एक गठन कर लिया, और पूरा गुजरात धीरे धीरे उस आंदोलन की चपेट में आ गया। और कहा जाता है कि 25 जनवरी को पूरे गुजरात में आंदोलनकारी और पुलिस के बीच झड़प हुई तो जो है हजारों लोग उसमें घायल हुए, बहुत बड़े पैमाने पर। कुछ लोग मारे भी चले गए, और स्थिति इतनी अधिक बिगड़ी कि वहां स्थिति को संभालने के लिए सेना बुलानी पड़ी। गुजरात में स्थिति ना बदलेगी, और उस समय गुजरात के जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम था चिमन भाई पटेल, और केंद्र में प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। और चिमन भाई पटेल से गुजरात की स्थिति संभल नहीं रही थी। यही कारण रहा कि केंद्र में इंदिरा गांधी सरकार ने, कांग्रेस के ही थे, तो उन्होंने उनसे इस्तीफा मांग लिया कि आप इस्तीफा दो। और कुछ ये अलग बात है कि वो कारण राजनीति भी थे, लेकिन वहां पर स्थिति यह हुई, उस आंदोलन का फैलाव पूरे देश भर में हो गया। और चिमन भाई पटेल इंदिरा गांधी को टक्कर देने की स्थिति में थे। इंदिरा गांधी की बात को भी कभी कभी उनसे क्रॉस क्वेश्चन कर देते थे, ऊंची आवाज में कोई बात इंदिरा गांधी से नहीं कर पाते थे। लेकिन चिमन भाई पटेल थोड़े तलखी से पेश आते थे। यह कारण भी रहा कि इंदिरा गांधी उन्हें पसंद नहीं करती थी। और जब आंदोलन हुए और सार्वजनिक रूप से उनपे भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा, और उसी समय इंदिरा गांधी का चुनाव की बात आई, और इन पर भी कदाचार का आरोप लगा कि इन्होंने भी चुनावी आचार संहिता का पालन नहीं किया। तो और जयप्रकाश नारायण बिहार के थे, ये आंदोलन में कूद पड़े, इन्होंने नेतृत्व को संभाला। इसके बाद की स्थिति यह रही कि चिमन भाई को सत्ता छोड़नी पड़ी, और उसके बाद इमरजेंसी की स्थिति पूरे देश भर में आ गई, जैसा कि आपने देखा 1975
75 में भी लगा। तो शुरुआत छोटे से हुई, स्थल से हुई, छोटी सी बात से हुई, लेकिन उसका पैमाना काफी अधिक व्यापक हो गया। तो ऐसे भी राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत होती है।